ईरान से चौंकाने वाली खबरें आ रही है। ठीक उस समय जब वार्ताकारों को पाकिस्तान के लिए रवाना होना था, IRGC ने उन्हें नज़रबंद कर दिया और अब वार्ताएं रुक गई है और IRGC के सैनिक तेहरान की सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। तेहरान में क्रांतिकारी विद्रोह हुआ है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने खलीफबाफ, पेस्काजिन और अरगाची को नज़रबंद कर दिया है। ये 3 लोग ईरान की नागरिक सरकार का हिस्सा है। खलीफबाफ संसद के अध्यक्ष है, पेस्काजिन राष्ट्रपति है और अरगाची विदेश मंत्री है। ये वही लोग हैं जो अमेरिका से बातचीत जारी रखना चाहते थे, लेकिन कल गिरफ्तारी के बाद बातचीत रुक गई। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने रिपोर्ट जानने के बाद इस्लामाबाद के लिए विमान में सवार नहीं हुआ। खबर के बाद ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी, इस तथ्य के आधार पर कि ईरान की सरकार गंभीर रूप से बटी हुई है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर हमसे कहा गया है कि हम ईरान पर अपने हमले तब तक रोकें जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि कोई एकजुट प्रस्ताव लेकर नहीं आते। मैंने सेना को निर्देश दिया है कि वे नाकाबंदी जारी रखें, सभी मामलों में तैयार रहे और युद्ध विराम तब तक बढ़ाएं जब तक प्रस्ताव नहीं आता और चर्चाएं पूरी नहीं होती। अब जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बात की थी, लगभग हर कोई, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, काफी आशावादी था कि बातचीत आगे बढ़ेगी, भले ही वहां एक तरह का गृहयुद्ध चल रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमें ईरान और अन्य समाचार स्रोतों से लगातार रिपोर्ट्स मिल रही थी, जिनके पास उन अधिकारियों तक पहुंच थी जो बातचीत में शामिल थे, कि ईरानी लोग बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने की योजना बना रहे थे। और ये सब कल की बात है। लेकिन आखिरी पल में IRGC ने बातचीत को आगे बढ़ने नहीं दिया, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। अमेरिका को पता चलते ही यात्रा रद्द हुई। अभी पढ़ा गया बयान राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया था। जैसे ही ये खबर आई कि बातचीत रद्द कर दी गई है या कम से कम अभी के लिए टाल दी गई है, IRGC ने तेहरान में एक विशाल रैली आयोजित की। सैनिक और समर्थक इकट्ठा हुए और क्लिप में दिख रहा है कि वे मिसाइल लाकर उसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। ये IRGC या बसीज के सैनिक हैं जो खुश हैं कि बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। मुझे नहीं पता वो असली मिसाइल है या नकली मॉडल, लेकिन ये क्लिप माहौल और IRGC के मकसद को दिखाती है। वे नहीं चाहते कि बातचीत आगे बढ़े। वे चाहते हैं कि युद्ध जितना हो सके उतना लंबा चले। IRGC कमांडरों के नजरिए से युद्ध उन्हें ईरानी समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करने और अपनी ताकत को और पक्का करने का और ज्यादा मौका देता है। इसी कारण वे नहीं चाहते कि कोई और शांति समझौते पर बातचीत करे। वे चाहते हैं कि युद्ध तब तक चले जब तक IRGC का विरोध करने वाले ईरान में कोई न बचे और IRGC ही सत्ता में रह जाए। शायद वे शांति समझौते की कोशिश करेंगे जिसमें सेना ईरान पर कब्जा करे और नागरिक सरकार पूरी तरह गायब हो जाए। यही उनका शुरू से उद्देश्य था और अब उन्हें मौका मिल रहा है। अब अमेरिकी पक्ष की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास वास्तव में पर्दे के पीछे की बहुत सारी जानकारियां हैं कि कल असल में क्या हुआ था। ये रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की है। ये हमें ठीक ठीक दिखाता है कि ओवल ऑफिस में क्या हुआ जब सभी को पता चला कि ईरानियों के बैठक से पीछे हटने के कारण अमेरिका इस्लामाबाद नहीं जाएगा। जब प्रशासन को इस खबर का पता चला तो पूरे दिन बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। उपराष्ट्रपति JD वैन, विशेष दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे। बैठकों में खुफिया सहायकों ने ट्रंप को बताया कि ईरान सरकार एकजुट नहीं है। तेहरान के कट्टरपंथी अमेरिकी मांगों के आगे नहीं झुकना चाहते थे। इसी दौरान एक सवाल उठा, क्या ईरान वास्तव में ऐसी स्थिति में है कि वह बातचीत कर सके और जिन समझौतों पर वह बातचीत के दौरान सहमत होता है उन पर कायम रह सके? दरअसल हमने इसका एक बेहतरीन उदाहरण सिर्फ 3 दिन पहले ही देखा था। विदेश मंत्री अरगाची ने ट्वीट किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला है, लेकिन IRGC सैनिकों ने जहाजों से कहा कि उस बेवकूफ की बात न माने, जलडमरू मध्य खुला नहीं है। ये सब एक सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुआ। नागरिक सरकार कुछ और कह रही थी और सेना बिल्कुल अलग बात कह रही थी। दुर्भाग्यवश इतिहास में अक्सर जिनके पास बंदूकें थी वही जीतते रहे हैं। इसी दौरान उधर व्हाइट हाउस में ट्रंप और उनकी टीम ईरान पर बमबारी फिर शुरू करने पर बहस कर रहे थे। आखिरकार तय हुआ
कि नौसैनिक नाकेबंदी से दबाव बनाए रखते हुए युद्ध विराम कुछ और दिनों तक बढ़ाया जाए। अब ईरानी पक्ष की ओर लौटते हैं। हमें कई लोगों के अलग अलग बयान मिले हैं। चलिए उन्हें एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले विदेश मंत्री अरगाची की बात करते हैं। मुझे नहीं पता ये ट्वीट उन्होंने किया या IRGC ने उनके फोन से किया, फिर भी इसमें कहा गया कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी युद्ध की कार्रवाई है और युद्ध विराम का उल्लंघन है। व्यावसायिक जहाज पर हमला और चालक दल को बंधक बनाना बड़ा उल्लंघन है। ईरान जानता है कि प्रतिबंधों को निष्क्रिय कैसे करना है, हितों की रक्षा और दबाव का विरोध कैसे करना है। जो लोग उलझन में हैं उनके लिए मैं ईरानी तर्क साफ कर दूं। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी उल्लंघन है, लेकिन ईरान का खाड़ी देशों की नाकाबंदी करना इस्लामी गणराज्य का देवीय अधिकार है। और इन सब के ऊपर अगर हम पीछे जाकर समय रेखा देखें तो हमें एहसास होता है कि आखिरकार इस पूरी घटना की शुरुआत किसने की थी। ईरान ने सबसे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में नागरिक जहाज़ों पर हमले शुरू किए थे। फिर ईरान ने बंदरगाहों और खाड़ी देशों के जहाज़ों पर हमला करना शुरू किया, जबकि ये देश युद्ध में शामिल नहीं थे। और फिर ईरान ने युद्ध विराम के दौरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए सहमति जताई, लेकिन उन्होंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। तभी अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू की। इस्लामी शासन को एहसास हुआ कि ईरानी अर्थव्यवस्था हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था से ज्यादा निर्भर है। जनरल डेविड पेट्रियस से और जानकारी सुनिए, ध्यान से सुनिए। उनके पास घर में कुछ भंडार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी लगभग $35 अरब और उनके पास एशिया पैसिफिक क्षेत्र में लगभग 180 मिलियन बैरल तेल तैर रहा है, जो उनके लिए राजस्व का एक स्रोत हो सकता है। तो वे अभी हताशा की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं उनकी अर्थव्यवस्था का 80 से 90% इस बात पर निर्भर करता है कि उनके बंदरगाहों में क्या आता जाता है। और अभी इसकी अनुमति नहीं, क्योंकि हमने उनके बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी है। कहा कि अगर आप नहीं खोलेंगे तो आपके लिए भी नहीं खुलेगा। और यही वो बात है जिसे यहाँ सुलझाना होगा। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ठीक मुद्दे पर एक बयान जारी किया। ईरान आर्थिक रूप से बिखर रहा है। वे होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खोलना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। सेना और पुलिस को वेतन नहीं मिल रहा है। अब हम जानेंगे कि ट्रेजरी विभाग ईरानी अर्थव्यवस्था पर अपनी पाबंदियों को कैसे कड़ा कर रहा है। इससे पहले मैं आपको ईरानी अधिकारियों की कुछ और भयानक टिप्पणियां दिखाना चाहता हूं। दो अलग अलग अकाउंट्स जो अर्ध आधिकारिक रूप से IRGC से जुड़े हैं ने सार्वजनिक रूप से कहा कि संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत में हर किसी को इन देशों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ईरान जातीय सफाई की बात कर रहा है और वे खास तौर पर उन देशों की ओर इशारा कर रहे हैं जहां ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ये देश इस युद्ध में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका का जिक्र नहीं किया, उन्होंने इजराइल का भी जिक्र नहीं किया। वे सुन्नी मुस्लिम देशों को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि ये देश युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते और पलटवार नहीं करेंगे। असल में इन देशों में से कई ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। यह आतंकवाद है जो ईरान उन देशों के खिलाफ कर रहा है जो शामिल नहीं हैं। ईरान के नजरिए से यही एक चीज है जो वे कर सकते हैं। वे अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं हरा सकते और युद्ध होने पर अपने आसमान पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते। इसका अर्थ है कि उनके पास केवल यही विकल्प बचता है कि वे दूसरे देशों के नागरिक, बुनियादी ढांचे और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नागरिक जहाजों को निशाना बनाएं। यहाँ डेविड पेट्रेस समझा रहे हैं कि ईरान आतंकवाद के सहारे कैसे टिका हुआ है। जाहिर है अगर ये जारी रहता है तो हमारे लिए घरेलू स्तर पर चुनौतियां हैं, और अगर ये जारी रहता है तो उनके लिए आर्थिक और वित्तीय रूप से बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई पक्ष पूरी तरह युद्ध में लौटना चाहता है, ये जानते हुए कि इसका क्या अर्थ है, और ये ध्यान में रखते हुए कि हाँ, हमारे सैनिकों ने उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में शानदार काम किया है।
लेकिन खाड़ी देशों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और हम निश्चित रूप से उसमें और अधिक नहीं देखना चाहते। जब मैं कुछ हफ्ते पहले दोहा में था तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी 17% एलएनजी क्षमता अगले 3 से 5 वर्षों तक ऑफलाइन रहेगी जब तक वे उसकी मरम्मत नहीं कर लेते। तो यहाँ कई तरह के कारक हैं जैसी जो आगे चलकर ये तय करेंगी कि कोई समझौता आगे बढ़ेगा या नहीं। शायद एक अंतरिम समझौता जो संघर्ष विराम को और आगे बढ़ाने की अनुमति दे, और शायद और भी आगे। ईरान आतंकवाद की धमकी दे रहा है, जबकि अमेरिकी वित्त विभाग ईरान की दम तोड़ती अर्थव्यवस्था पर और कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। अब इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें और ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के बारे में चर्चा करें, सभी को एक त्वरित याद दिलाना चाहता हूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये एल्गोरिदम में मदद करता है और सिर्फ 1 सेकंड लेता है, कोई खर्च नहीं है। तो अगर आप 1 सेकंड निकाल सके, नीचे स्क्रॉल करें और सब्सक्राइब बटन दबा दें। ये वाकई फर्क डालता है। अब चलिए ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के बारे में बात करते हैं। कल वित्त विभाग ने ईरानी शासन को हथियार दिलाने में मदद करने वाले 14 इकाइयों पर प्रतिबंध लगाए। फिर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसिन ने बयान जारी कर बताया कि नाकाबंदी ईरानी तेल उद्योग को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगी। जल्द ही कार्ग द्वीप की भंडारण क्षमता भर जाएगी और ईरानी तेल कुएं बंद हो जाएंगे। ईरान के समुद्री व्यापार को सीमित करना शासन की आय के मुख्य स्रोतों पर सीधा असर डालता है। अमेरिकी वित्त विभाग आर्थिक दबाव के जरिए अधिकतम दबाव बनाना जारी रखेगा ताकि तेहरान की धन उत्पन्न करने, उसे स्थानांतरित करने और वापस लाने की क्षमता को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा सके। इन लेन देन को आसान बनाने वाला कोई भी व्यक्ति या जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम में है। हम ईरान के लोगों की ओर से ईरान के भ्रष्ट नेतृत्व द्वारा चुराए गए धन को फ्रीज करना जारी रखते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब वह शट-इन्स की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, करीब 10 दिन पहले 13 अप्रैल को नाकाबंदी शुरू होने पर कर्ग द्वीप पर ईरान के पास करीब 2 करोड़ बैरल अतिरिक्त भंडारण क्षमता थी। अब वे तेल बाहर नहीं भेज सकते, तो क्षमता पूरी होने पर ईरान को तेल कुएं बंद करने पड़ेंगे, जिन्हें शट-इन्स कहते हैं। उन्हें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उनके पास तेल रखने की जगह नहीं होती। ये शट-इन्स बुनियादी ढांचे के लिहाज से बेहद खराब है। एक बार जब ये लागू हो जाते हैं तो उत्पादन को फिर से शुरू करने की क्षमता पूरी तरह से बुनियादी ढांचे की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर वह पुराना और जर्जर है तो इससे स्थायी नुकसान हो सकता है और तेल निकालने के लिए अरबों के नए निवेश की जरूरत होगी, जो इस समय ईरानी शासन के पास नहीं है। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कि ईरान किसी तरह कुओं को फिर से शुरू करने में सक्षम हो जाता है, फिर भी उन्हें लगभग 5 से 10% तेल का नुकसान होगा, जो उन्हें सामान्य रूप से मिल जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक तेल कुएं को बंद कर देते हैं तो नीचे से पानी अंदर आ जाता है, जिससे नीचे का बहुत सारा तेल दशकों तक या शायद उससे भी ज्यादा समय तक इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। इसका मतलब है कि ईरानी शासन के लिए सिर्फ नाकेबंदी से खोए पैसे की बात नहीं है। अगर उन्हें तेल कुएं बंद करने पड़ते हैं तो वे भविष्य में अरबों डॉलर खो देंगे, क्योंकि उनके पास जमीन से निकाले जा रहे तेल को स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है और ना ही उसे देश से बाहर भेजने का कोई तरीका है। इसी वजह से आज सुबह ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। या मूल रूप से वे जहाज़ जो फारस की खाड़ी में इंतजार कर रहे हैं उन्हें जब्त कर लिया और ईरानी बंदरगाहों पर ले गए। यह अमेरिका की नाकाबंदी पर ईरान की प्रतिक्रिया है, लेकिन वे सीधे अमेरिकी जहाज़ों को निशाना नहीं बना रहे। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उन्होंने 3 जहाज़ों पर हमला किया है और उनमें से 2 को जब्त कर लिया है। तो इन 3 जहाज़ों में से एक ग्रीक स्वामित्व वाला है, एक यूएई की एक कंपनी का है यानी एक खाड़ी देश का, और आखिरी वाला स्विट्जरलैंड की एक कंपनी का है। इसका मतलब है कि ये जहाज असल में अमेरिकी नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका से बदला लेने के लिए दूसरे देशों के जहाज़ों पर हमला कर रहा है। मुझे लगता है यही ईरान की रणनीति रही है, क्योंकि वह सैन्य रूप से लड़ नहीं सकता, इसलिए वैश्विक आतंकवाद को अंजाम देना। अब यह समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जिस स्थिति में है वहां तक कैसे पहुंचा। इसका मतलब केवल 1979 की
इस्लामिक क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ने ईरान पर शासन किया था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए थे वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। और अंदाज़ा लगाइए, क्या यही हम अपने मल्टी पार्ट पॉडकास्ट में कर रहे हैं जो आज रिलीज हुआ है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास में और यह जानने में दिलचस्पी है कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ज़रूर जाकर इसे सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मतलब अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।